नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और हम हाजिर हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश, खास मुलाकात के साथ। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट, जनता दल यूनाइटेड के चीफ जनरल सेक्रेटरी और जेडीयू के कौमी तर्जुमान, पार्लियामेंट में इनका अटेंडेंस 80-90% के पार ही रहता है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम खास मुलाकात में आपके सवालात के साथ आपकी मुलाकात केसी त्यागी जी से करवा रहे हैं। केसी त्यागी सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया। शुरुआत करते हैं बातचीत की। सबसे पहला सवाल, जाहिर है चूंकि इंतखाबात यानी इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है बिहार में, ऐसे में जेडीयू अपने आप को कहां देखती है? नहीं, हम तो इस लम्हे का, इस तारीख का बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पिछले 5 साल में जो हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला है, उसका फल प्राप्त करने का ये मौका होता है। और इस साल के चुनाव, इस बार के चुनाव अब तक के 70 साल में हुए चुनाव से भिन्न होंगे जी। क्योंकि जो रमन्नक, जो रौनक, जो ढोल, जो मजीरे, जो बड़ी बड़ी सभाएं, मुट्ठी बांध करके नारे लगाती हुई भीड़, वो उन सब चीज़ों की कमी रहेगी। लेकिन ये जमहूरियत की एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लिहाजा इसको पूरा करना है। तो इसमें जो गाइडलाइन है कोविड-19 की, WHO की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, उसके तहत उन सभी को मानते हुए, निभाते हुए, उस पर अमल करते हुए चुनाव होगा। जी, यहां से 2 सवाल हैं सर मेरे पास। पहला सवाल तो यह है कि जब पार्लियामेंट का सेशन छोटा बुलाया जा सकता है, इतना छोटा कि तारीख में दर्ज हो गया मॉनसून सेशन अब तक का सबसे छोटा रहा, वजह कोरोना, कई और दूसरी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज टाली जा सकती हैं। तो इसी आपके बात से सवाल निकाल रहा हूं कि बिहार में कई दूसरी पार्टियां ये नहीं चाहती थी कि कोरोना के इस दौर में इलेक्शन हो, तारीख आगे बढ़ा दी जाए। जेडीयू या एनडीए को ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि इंतखाबात अभी ही हों? देखिए, आपकी जानकारी के लिए पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में लोकसभा के चुनाव हुए, एक भी कोरोना पॉजिटिव केस की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। अभी सिंगापुर के अंदर चुनाव हुए, लोकसभा के अंदर। थोड़े दिन पहले ही साउथ कोरिया में चुनाव हुए, बेलारूस में चुनाव हुए, पोलैंड में चुनाव हुए। विपक्षी दल तो अगर चुनाव टालते तब वो मांग करते कि चुनाव जल्दी कराओ, क्योंकि बहुत दिनों से देश में एक नकारात्मक नैरेटिव चल रहा है कि जो शासक दल है, चाहे किसी राज्य में किसी का भी हो, मैं खाली अपने विरोधियों के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी के लिए कहना चाहता हूं, एक नकारात्मक नैरेटिव है कि उससे कुछ ना कुछ उसके खिलाफ बोलना है। हम तो विपक्ष में रहे काफी लंबे समय तक, हम तो खुद मांग करते थे कि राष्ट्रपति शासन खत्म करो, जल्दी चुनाव करो, नंबर 1। नंबर 2, हमारे विपक्षियों को चुनाव के नतीजे मालूम हैं, इसलिए भी वो चुनाव टालने की इस तरह की अनुशंसाओं में लगे हुए हैं। जो जनता है, जो आवाम है, चुनाव में भागीदारी उसकी होनी जरूरी है, और वही अगर दूर रहे, उसे कोरोना का डर सताता रहे और इंतजामात, आप एक बूथ पर 1000 लोग वहां पर आएंगे, तो जब जनता की भागीदारी, आवाम की हिस्सेदारी मुकम्मल नहीं हो पाएगी तो जमहूरियत का यह पर्व पूरी तरह से कैसे मनाया जा सकेगा? अभी मैंने जिन मुल्कों का जिक्र किया है, वहां पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है 72%। लेकिन उन मुल्कों में, उन मुल्कों के स्टैंडिंग वर्ल्ड लेवल पे भारत की जैसी नहीं है। भारत कोरोना के मामले में जो केसेस है, उस मामले में भारत का मकाम सबसे ज्यादा है। अभी अमेरिका के बाद भारत आता है। बिहार पहले 15 राज्यों में से भी नहीं है जहां संक्रमण बढ़ा हुआ है। ये इस मामले में फिसड्डी है, और मामलों में अव्वल है, लेकिन कोरोना के मामले में फिसड्डी राज है जी, टॉप 15 में नहीं है जी। लेकिन बिहार में अब तेजी से फैल रहे हैं, जैसे कुछ राज्यों में पहले ये आया, महाराष्ट्र में, लेकिन बिहार में या बंगाल में या आप देखिए कर्नाटक पे फिर से अब ये चीजें तेज होती चली जा रही हैं। चलिए, मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का हवाला भी साथ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक सवाल बड़ा अहम है, नीतीश कुमार तकरीबन 15 सालों तक वजीर आला रहे, ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसा क्या खौफ है कि नीतीश कुमार की पार्टी अकेले इलेक्शन में जाने से डरती है? किसी पार्टी ने यह हिम्मत नहीं दिखाई। देखिए, बिहार में सीधे सीधे 2 राजनीतिक दल
आपस में लड़ करके एक दूसरे के मुकाबले में सत्ता हासिल नहीं करते। ये बिहार की राजनीति की हकीकत है। अब वो जमाने चले गए जब लालू करिश्मा होता था। पिछली विधानसभा में लालू जी की पार्टी को 22 सीटें प्राप्त हुई थी 243 के हाउस में, जबकि वो मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी नहीं था। हमारी पार्टी की भी हालत यही है और भारतीय जनता पार्टी की हालत यही है। हम बिहार के मामले में हमें आपसे स्वीकार करते हैं, कोई से 2 दल मिलेंगे तो वहां पे हुकूमत में आ सकते हैं, वरना अकेले कोई भी दल नहीं आ सकते। हुकूमत मतलब अगर कोई भी पार्टी का नेता ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में हम सर्वमान्य नेता हैं या बहुत मकबूल हैं, अवामी सतह पर मकबूल हैं, तो ये दावा झूठा है। नहीं, लोकप्रियता के हिसाब से, काम करने के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो जनता से वायदे किए गए हैं और एक नूतन और नवीन बिहार, अच्छा बिहार, खूबसूरत बिहार बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, तो ये दावा झूठा नहीं है। ठीक है। अब से 15 साल पहले का बिहार अगर आपकी जानकारी में हो, मुझे आपकी उम्र की जानकारी नहीं है, उस समय सांप्रदायिक दंगे अपने इंतहा पे थे। ऐसे ऐसे दंगे हुए जिसमें हजार हजार लोग मरे। जब चुनाव होता था कास्ट क्लाइसिस होते थे और बिहार बदनाम था जातीय दंगों के लिए भी। और जब चुनाव होते थे तो हजारों की तादाद में लोग मरते थे। शाम को 5 बजे बाजार छोड़िए थाने भी बंद हो जाते थे। हमारी सरकार आई, नीतीश कुमार जी बने, हमने स्पेशल कोर्ट बना करके लगभग 50,000 लोगों को जेल के सीखों के पीछे बंद कराया और शर्त लगा दी कि अपराधी को के साथ पुलिस जाएगी और गवाह को गवाही देनी होगी। अब वहां की जीडीपी की ग्रोथ माइनस में थी। आज औसतन से ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ बिहार में, आपकी जानकारी के लिए। शिक्षा का स्तर इतना खराब था कि जो ड्रॉप आउट्स थे हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, वो काफी ऊंची तादाद में थे। नीतीश जी आए, हिंदू मुस्लिम दोनों लड़कियों के लिए हम लोगों ने साइकिल की मुफ्त व्यवस्था कराई। ये सब सारी बातें आप वो बता रहे हैं जो नीतीश कुमार ने आज से 6-8 साल पहले किया था। पिछला 4-5 साल का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं नहीं सोचता। बिहार अकेला हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का। मैं आपको बताता हूं, लोकसभा में यह बताया गया है कि बिहार में टीचर्स की सबसे ज्यादा कमी है। 15 साल के इस इख्तिदार में ये हालात क्यों बने? नहीं, ये आंकड़ा मेरी नजरों के सामने से नहीं गुजरा। आप कह रहे हैं तो मुझे कोई कारण नहीं कि आपका बात का यकीन ना करूं, लेकिन आप मेरी बात का भी यकीन कीजिए। अभी यूएन ने कहा है कि 2030 तक सबको पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 तक सबको स्वच्छ पानी मिलेगा, मुल्क में ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं, बिहार में 2020 खत्म होते होते हर घर में टोंटी का पानी मिलेगा। ये दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का अकेला सूबा होगा जहां व्यवस्था हुई है। 2015 से पहले हमने घोषणा की थी कि हम वोट मांगने नहीं आएंगे अगर हर गांव में बिजली नहीं पहुंचेगी। आज 24 घंटे हर घर में बिजली है, तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, चूंकि ये प्रोग्राम हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, नाजरीन यानी हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो समझ रहे हैं कि वहां पर दरअसल हालात है कैसे। आपने एक बात और की कि एक दौर था कि जब वायलेंस बहुत हुआ करता था, लेकिन चुनावी वायलेंस का जहां तक सवाल, उसे बिहार की हद तक सीमित नहीं था, वो कई दूसरे रियासतों में भी होता था। और अब मैं आपको एक सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार ने वोट लिया पिछली बार, तब वो लालू यादव के साथ गले मिलकर और लोगों के बीच ये पैगाम देकर गए कि अब हम एक हो गए हैं और दुश्मन ताकतों को, जिसमें बीजेपी का नाम वो ले रहे थे, अब भले वो उनके साथ हैं, उनका नाम लिया। उस मैंडेट के साथ 18 में वो इलेक्शन जब हुआ, वो सरकार बनी, फिर 18 में या उससे पहले ही बल्कि आप अलग हो गए, बीजेपी में चले गए। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि उस वाकये को बिहार की आवाम याद रखेगी? देखिए, जनता हमसे ज़्यादा बौद्धिक तौर पर समृद्ध है। उसको अच्छा बुरा हर तरीके का जांचने का उसको अधिकार रहता है। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग जो सोशलिस्ट लोग हैं, वो गैर कांग्रेसी हुकूमत बननी चाहिए उसकी इच्छा लेकर के आए थे। आज लालू जी कहाँ खड़े हैं? जिसके खिलाफ लोहिया ने 50 साल तक, जयप्रकाश नारायण ने 50 साल तक संघर्ष किया, आज लालू जी की पार्टी उन्हीं की पार्टी के बगल में खड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के साथ रहते हुए भी इतिहास गवाह है,
हमने किसी भी सैद्धांतिक मामले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आर्टिकल 370 का मामला आया, हमारे पार्टी के घोषणा पत्र है कि हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वहां आर्टिकल 370 रहना चाहिए। हमने बीजेपी का साथ संसद में नहीं दिया और हमने विरोध किया। इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला था, हमारी आज भी राय है कि सभी सुधारों के हम पक्ष में हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी दलों से, सभी स्टेक होल्डर से, सभी संप्रदायों से बैठ करके बातचीत करके तब इसका रास्ता निकालना चाहिए जी। तीसरा बड़ा सवाल एनआरसी का था। जब समूचे देश में लोग धरने पर बैठे थे, एक भय था, एक आशंका का माहौल था। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानी और हम लोगों ने सदन से वॉकआउट किया अपना प्रतिरोध जताने के लिए। और बिहार के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के साथ रहते हुए घोषणा की कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। राजनीति में ऐसे कम मौके मिलते हैं जब जो कहा जाता है वो करा जाता है जी। लेकिन एनआरसी के नाम पर इस तरह का कदम उठाने वाले बिहार कोई पहली रियासत भी नहीं है। तकरीबन बहुत सारी रियासतों ने ऐसा किया, पंजाब ने किया, केरल ने किया, बंगाल ने किया, तेलंगाना ने किया, बहुत सारी रियासतों ने ऐसा किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि बिहार में जिस पहचान के साथ मैं बीच में रोकना चाहूंगा, बोलिए, एक सेकंड के लिए माफी चाहूंगा। वहां पर बीजेपी के साथ मिलीजुली सरकारें नहीं थी, इसलिए वो ऐसा करने के लिए सक्षम थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है, तब हमने जोखिम उठाया और साहस दिखाया। जिस पहचान के साथ नीतीश कुमार बिहार में सियासत कर रहे हैं, और उस पहचान में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का भी है जिनको उम्मीद नीतीश कुमार से ट्रिपल तलाक वाले मामले पर भी थी, जिनको उम्मीद नीतीश कुमार से सीएए वाले मामले पर भी थी, लेकिन वहां पर विरोध नहीं हुआ बल्कि कुछ और नतीजा सामने आया। नहीं, वो आपका आंकलन ठीक नहीं है। हम एनआरसी जो है, असल चीज तो एनआरसी है ना, उसका हमने विरोध किया। हमने कहा बिहार में लागू नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि सीएए वाले मामले पर वॉकआउट करने के बजाय उसका वहां पर और दूसरे तरीके से भी विरोध किया जा सकता था, ताकि जो मैसेज आपकी पार्टी देना चाहते हैं वो मैसेज और मजबूत हो जाता? देखिए, गठबंधन की राजनीति की कुछ सीमाएं होती हैं, उसका उल्लंघन आप हमसे करने के लिए मत कहिए। हमारी भी गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। हमारे बीजेपी से विचारधारा अलग है। हमने आपसे शुरू में कहा, हम कई सवालों पर उनसे असहमति रखते हैं, लेकिन हम गैर कांग्रेसी सियासत का हिस्सा रहे हैं 50 साल तक। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और उस समय डॉक्टर लोहिया भी और जयप्रकाश नारायण भी, चौधरी चरण सिंह भी, कर्पूरी ठाकुर भी ऐसा मानते थे कि मुल्क की जो समस्याएं आज मुंह बाए खड़ी हुई हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। चाहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो। मैं कश्मीर पर आधी मिनट आपसे लेना चाहूँगा। 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को किसने गिरफ्तार किया? वहाँ पे 20 साल तक पपिट गवर्नमेंट किसने बनाई? वहाँ पर 1982 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को किसने बर्खास्त किया? तो बीजेपी तो पहले दिन से ही जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निरंतर वहां ऐसी हालात पैदा किए कि तमाम वैली जो है बगावत कर गई हिंदुस्तान के खिलाफ भी और हुक्मरानों के खिलाफ भी। तो क्या ये माना जाए कि कुछ एजेंडा ऐसा है जो फिक्स है, कुछ उसका आधा काम कोई करता है और दूसरा काम कोई और पार्टी कर देती है? मैं यूं रहजन के बदले पासवां पर वार करता हूं, मेरे घर की तबाही है निगहबानों से वाबस्ता। जी, भारतीय जनता पार्टी तो खुल्लम खुल्ला इन चीजों पर पहले से कहती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो इस तरह की जो और पार्टियां हैं, अब मैं करूंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी और इंटरव्यू की मियाद भी खत्म हो जाएगी। नहीं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी। मैं नाज़िम को फिर से बताऊं, केसी त्यागी जिससे हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके सवालों की तर्जुमानी उनसे करें। केसी त्यागी जी, एक और सवाल है, बड़ा अहम है। नीतीश कुमार ने जब से लालू यादव का साथ छोड़ा, मतलब चुनाव जीतने के बाद, उस मैंडेट को लेने के बाद फिर छोड़ा, जिसे कई बार विरोधी कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंप दिया, बहरहाल उसके बाद से जो डेटा है कम्युनल वायलेंस का, वो बिहार में तेजी से बढ़ा। आप कहें तो मैं पूरा आपको रिकॉर्ड दे सकता हूं, मेरे पास पूरे कागजात उसके मौजूद हैं। खासतौर से 2017 और 18 में हिंदुस्तान में उस दौरान कम्युनल टेंशन सबसे ज्यादा बिहार में हुए। क्या बीजेपी के दबाव में है जेडीयू? आप किसी एक बड़े दंगे का नाम बताइए
जिसमें 5 आदमी भी अल्पसंख्यक समुदाय के मारे गए हों। मैं लालू यादव के समय के 20 दंगों के नाम बताता हूं। मैं कांग्रेस टाइम का गोधरा से बड़ा दंगा बताता हूं, भागलपुर, जिसमें 2000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जान गई, और 15 साल के लालू प्रसाद जी के शासनकाल में क्या माजी की बड़ी गलतियां हमारी स्पॉटलाइट है? क्या उसी को देखकर सियासत होगी आगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपने चूंकि जिक्र किया था इसलिए मैं बता रहा हूं। जी। जब रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाले जा रहे थे तो भागलपुर में केंद्र सरकार के एक मंत्री के बेटे ने उत्तेजनात्मक नारे लगाए, जिसको लेकर के हमारी पूरी साख दाव पर थी। हमने केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा। तो ऐसा करेज इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत कम नेताओं में और पार्टियों में बिल्कुल होता है। और इसलिए बिहार के आवाम को एक उम्मीद थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। फारबिसगंज वाला जो मामला था उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा, ना उसमें कसूरवार पकड़े गए, ना उसमें ट्रायल चला। अभी तक लोगों को इंसाफ है, उस मामले के इंसाफ का इंतजार है। भागलपुर पर फारबिसगंज का मामला, आपने भागलपुर का जिक्र किया? नहीं, मैंने फारबिसगंज का जिक्र किया। फारबिसगंज में एक वाकया हुआ। फारबिसगंज का मामला वो जी 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 आपने उसका जिक्र किया है, उसका डिटेल इस समय मेरे पास नहीं है। बिहार में एनडीए का मतलब क्या बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी है या माइनस एलजेपी है? वैसे भी हमारा एलजेपी के साथ कभी चुनाव गठबंधन नहीं हुआ है। 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में एलजेपी हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़ती रही है। हमारा चुनावी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ रहा है। तो इस चुनाव में क्या एलजेपी बीजेपी जेडीयू साथ में है या नहीं है? हम और बीजेपी साथ है। मैं इसका यही जवाब देना चाहता हूं। मतलब जेडीयू का ये संदेश है, ये पैगाम है कि हम अपनी जगह में से एलजेपी को एक सीट भी नहीं देने वाले, बीजेपी चाहे तो दे। नहीं, सीटों के बारे में चर्चा नहीं हुई है। बिहार में एक अभी अंदर अंदर ये चल रहा है मामला कि बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई कौन है। देखिए, निसंदेह राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। बिहार में आज भी हमारे विधायक ज्यादा हैं, पहले भी हमारे विधायक ज्यादा थे, इसलिए उनकी पार्टी से न्यूमेरिकली हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या सीट शेयरिंग में भी बड़ा भाई छोटा भाई चल रहा है क्या? हमारे यहाँ सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं होगा, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं। ठीक है, एक और सवाल। अभी हालिया एक फैसला डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने ऐसा एक सर्कुलर जारी किया तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि बिहार में उर्दू जुबान की जो कंपलसरी जो एक वो उसकी स्टेटस थी वो खत्म कर दी गई, और ये कैद लगा दी गई कि जिन स्कूलों में 40 से कम बच्चे होंगे वहां उर्दू का टीचर नहीं होगा। जबकि नीतीश कुमार इससे पहले कहते रहे हैं, नीतीश कुमार का कहना था कि हम कहते हैं कि टीचर होगा तो बच्चे आएंगे। ये उलट कैसे गया मामला इलेक्शन से ठीक पहले? नहीं, वहाँ पे उर्दू के टीचर्स की एक्स्ट्रा भर्ती पिछले कई सालों से हो रही है, ये भी आपकी जानकारी में होगी। नए सर्कुलर का क्या इंप्लीकेशन है? एक्स्ट्रा भर्ती तो नहीं हुई है, ये तो मेरी जानकारी में पक्के से है। मुझे उसकी पूरी एक्स्ट्रा भर्ती जानकारी नहीं हुई है, लेकिन मैं चेक करता हूं, इसको मेरी जानकारी है जी कि जितने भी मदरसों के अंदर हमारी सरकार ने एक्स्ट्रा फाइनेंस भी जुटाए हैं, शायद ये आपकी जानकारी में है कि नहीं? नहीं, मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं, जो मदरसे नहीं है, जो स्कूल हैं जहां पे उर्दू पढ़ाई जाती है, वहां पे ये कैद लगाना कि अगर 40 से कम बच्चे होंगे तो उर्दू का टीचर नहीं होगा। जबकि कौमी तालीमी पॉलिसी में यह है कि 5वीं क्लास तक को मादरी जुबान में तालीम हासिल करना है। तो ये बदला हुआ रंग इलेक्शन से पहले क्यों नजर आ रहा है? उसको लेके काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिलों में वहां पर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम उर्दू को तरजीह देने के पक्षधर हैं। ये जंगे आज़ादी के दौरान की जुबान है। इसी भाषा के तराने गा करके हमने आज़ादी हासिल की थी। और नीतीश कुमार और जनता दल यू अपने पूरी तरह से सेकुलर क्रेडेंशियल्स के साथ दावा करता है कि उर्दू के साथ, मुसलमान के साथ किसी तरह का भेदभाव हम लोगों की हुकूमत में नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कुछ खतरा या कुछ मतलब कहते हैं ना पानी में एक पत्थर मार दिया हलचल मच जाती है, क्या इस बार एमआईएम अकेले नहीं है, इत्तेहाद बनाकर चुनावी मैदान में है? मेरा यह सवाल सिर्फ है कि अकेले थे तो वो तो पिछली बार हार गए थे, लेकिन बाई इलेक्शन में आपको हरा दिया था, सबको हराया था। क्या इस बार उनके प्रेजेंस से कुछ समीकरण बिगड़ेगा? जी, एक विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है,
वो कांग्रेस पार्टी को हरा करके, ये मेरी जानकारी भर में है, लेकिन उनको वहां कोई बहुत कामयाबी मिलेगी मैं ऐसा करके नहीं मानता हूं। एक पदाप्ता जो अलायंस बना है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस, तो मतलब जेडीयू क्या अनकंफर्टेबल है, चूंकि जहां भरोसा लालू की पार्टी का है वहां भरोसा नीतीश की पार्टी का भी थोड़ा होता है, वहां पर एक उसका दावेदार के तौर पर वहां सामने नजर आ रहा है इस यूडीए से की शक्ल में, जिसमें एमआईएम भी है। हमने हमारी पार्टी ने जी और हमारे नेता ने कभी भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज सांप्रदायिकता से नहीं किया है। हम अपने से बड़ा सांप्रदायिक विरोधी दल किसी को नहीं मानते हैं, और जो बड़े भारी सांप्रदायिक विरोधी दल माने जाते हैं उनके हुकूमतों के दौरान किस तरह से माइनॉरिटी के कत्लेआम हुए हैं उसकी लंबी फहरिस्त है जी। किस तरह से शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों पर भी लोगों ने कब्जे किए हैं, जहां आज हमने पूरे बिहार में उसकी हदबंदी करा करके वो कब्जे भी रोके। इसलिए हमें इसके लिए अपने मन में हम प्रसन्न रहते हैं, इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती जी। एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि बहुत तारीफ होती है नीतीश कुमार के काम की, बेशक जहां पर काम उन्होंने किया उसकी तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन जो स्वच्छता को लेकर जो रिपोर्ट आई नगरों की, शहरों की, उसमें पटना जो है सबसे गंदा शहर माना गया। कैसे लोगों के बीच जाके क्या कहेंगे इस बारे में? वो ठीक कह रहे हैं आप, वहाँ पे जो पानी का रिसाव है वो ज़्यादा है, लेकिन आप कहेंगे कि मैं तुलना कर रहा हूँ, मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है कई सूबों के टोटल बजट से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वहाँ के पानी के निकास की व्यवस्था पटना से भी ज़्यादा खराब है। हालांकि ये कह करके मैं ये कबूल नहीं करना चाहता कि पटना में सब ठीक है। चलिए ठीक है, आपने ये तुम्हारा एक और सवाल, इस बार के पोस्टर में लालू यादव, राबड़ी देवी, ये चेहरे बिहार में जो आरजेडी का पोस्टर है वो नजर नहीं आ रहे। क्या इसके बावजूद लालू के दौर की याद दिलाकर जेडीयू कैंपेन करेगी? अपने पुरखों को जिनके नाम पर, जिनकी वसीयत के आधार पर आरजेडी के नेता सियासत कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से भुला देंगे, इसका तस्वुर हम लोगों को नहीं था। बस एक आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूं, वो सवाल ये है कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए के कई घटक दलों ने, यानी जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने इसको लेकर मुखर होकर आवाज उठाई है। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन, इसको लेकर जेडीयू की क्या राय है और क्या बिहार में ये मुद्दा बनेगा? जेडीयू सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध पार्टी है। देश में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में रिजर्वेशन का फॉर्मूला तय किया था, एनेक्स 1, एनेक्स 2। हम न सिर्फ प्रमोशन में, हम जुडिशरी में भी, हम पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, सब जगह चाहते हैं कि रिजर्वेशन हो, ताकि जो पसमादा समाज के लोग हैं उनको भी राजकाज में बराबर की हिस्सेदारी मिले। हम प्रमोशन के साथ साथ भी अन्य जगहों पर भी जो अछूते रह गए क्षेत्र हैं वहां भी आरक्षण की सुविधा हो, इसके पक्षधर। क्या जेडीयू का ये स्टैंड बीजेपी से टकराता है? हमारा बीजेपी के साथ समझौता है, मर्जर नहीं है। ये बात आपको पहले से ही ध्यान रखनी चाहिए। उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग है, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे होकर के काम करते हैं। चलिए, मुझे इजाजत मिलेगी, एक सवाल मैं और कर सकता हूं पीसीआर से। आखिरी सवाल है कि क्या ये जो खेती बिल को लेकर मुल्क भर में कहा जा रहा है, मुल्क भर, लेकिन 3-4-5 राज्य बहुत ज्यादा इसको लेकर वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, जेडीयू का इसके बारे में क्या राय है? चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बिहार में भी इससे मुतासिर हो सकता है। बेसिकली जेडीयू किसानों की पार्टी है और किसानों से संबंधित सवालों पर निगहबान रहती है हर वक्त। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी लोकसभा के अंदर, जो कानून माना जाता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी खरीद जस की तस होगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडी के बाहर भी बेच सकते हो, मंडी के अंदर भी बेच सकते हो। लिहाजा इन सवालों पर सफाई हो चुकी है। हाँ, हम ये मानते हैं और जो किसान संगठनों की मांग है और हम चाहते हैं कि ये हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस
उससे कम पर किसान का फसल ना बेचा जाए, इसके लिए कानूनी प्रावधान होने चाहिए। इसके लिए निरंतर हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। चलिए, ये आपने कंक्लूड कर दिया। चूंकि किसानों की यही मांग है कि ये चीजें घोषणा तक ना रहे बल्कि लिखित में हो। चूंकि अभी ताजा रिपोर्ट एक पंजाब से आई है जहां पर एमएसपी से कम दाम पर प्राइवेट जो है मतलब सरकारी कंपनी नहीं, प्राइवेट उनको बेचने पर मजबूर किसान थे। वजह यह थी कि वहां पर तारीख आगे बढ़ा दी गई थी सरकारी खरीद की, लेकिन किसानों को डर था कि उनका अनाज शायद कहीं खराब ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी आपका न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों के सवालों की अक्कासी मैंने बखूबी की है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा।